बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हमने बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री को कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दी थी और आपका टेस्ट भी है बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री का। तो टेस्ट यही सोचा है कि वेंसडे को टेस्ट लेंगे ताकि जो लोग ईद की खुशियों में मसरूफ रहे हैं और उन्हें टेस्ट की तैयारी का टाइम नहीं मिला, तो सिर्फ इस वीक में आपका टेस्ट वेंसडे को होगा। अदरवाइज वही मंडे वाले दिन ही टेस्ट हुआ करेगा। तो टेस्ट में अपेयर, आपको पता है अपेयर होना जरूरी इसलिए भी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री में अगर आपको कोई क्वेश्चन में इशू है तो वो पूछ लें, वरना फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री का कोई भी क्वेश्चन जिसने आपको प्रॉब्लम में दिया हो तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एनीवन। सब लोगों का एक ही सवाल है कि सर कॉलेज कब खुलनी है, और मैं पूछ रहा हूँ कि आपको जिस क्वेश्चन में कोई मसला है वो बताएं। कॉलेज तो जैसे जिस दिन गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया उससे अगले दिन हम कॉलेज आ जाएंगे। जिस दिन भी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि कॉलेज खुले हैं तो उस दिन हमने कॉलेज में आना शुरू कर देना है। अभी आप सवाल पूछें कि अगर आपने बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री का काम किया है, रहील ने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ट्रेड डिस्काउंट का क्या करना है। ट्रेड डिस्काउंट को तो लिखते ही नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट को तो लिखते ही नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैंने सर जी आपको ये ना आई कैप के सोल्यूशन जी सर आई आई कैप कैप के सोल्यूशन में उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड किया हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। ट्रेड डिस्काउंट वो कैश डिस्काउंट हो सर आप सकता है, ट्रेड सोल्यूशन देखें डिस्काउंट नहीं हो इसका। सकता। चल देख लेते हैं। ये आपका एनालिसिस है पास पेपर का। इसमें अगर आप देखें ऑटम 14 से ये क्वेश्चन पेपर में आने लगे हैं। 12 मार्क्स का, 8 नंबर का, फिर 16 नंबर का। हर अटेम्प्ट में अगर आप देखें, हर अटेम्प्ट में तो इसमें से पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है दो तरह से। कभी ट्रायल बैलेंस बनवाना आ जाता है और कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आज हमने इसकी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ना है ताकि इसका छोटा सा एक लेक्चर रहता था। ये बुक कीपिंग की डेफिनेशन आप बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री की डेफिनेशन और बुक कीपिंग की डेफिनेशन आपको पता है। ये बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री के बारे में लिखा हुआ है, ये उसके फॉर्मेट्स हैं। ये चीज आज हमने सीखनी है कि सेल साइकिल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं और परचेज साइकिल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। ये आज हमने इंशाल्लाह सीखना है। उसके बाद ये चीजें आपने खुद देख लेनी है, एक नजर पड़नी है, ठीक है। उसके बाद ये कंट्रोल अकाउंट के बारे में आपको बता दिया था, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट के बारे में भी बता दिया था। कैश बुक क्या होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, पैटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम और नॉन इम्प्रेस सिस्टम के बारे में भी चेक किया। ये जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं वो हमने रिकॉर्ड लिख दी। ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जर्नल एंट्रीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा था एक शख्स की। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड किया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कि उसने ट्रेड डिस्काउंट क्यों रिकॉर्ड किया है, कहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है मेरे भाई, किस एंट्री में। ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरे सामने है, आप मुझे बताएं कौन सी ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड हुआ हुआ है।
डेट बता दे मुझे, मैं उस डेट को डिस्कस कर देता हूँ। सोल्यूशन में तो किया हुआ है रिकॉर्ड मेरे भाई, लेकिन किस डेट वाला कौन सी डेट वाली आप बात कर रहे हैं? 2 जुलाई की ट्रांजैक्शन है, 4 जुलाई की ट्रांजैक्शन है, 5 जुलाई की है, किस डेट की ट्रांजैक्शन है? सर अच्छा, जी वो आप कहते हैं सोल्यूशन सोल्यूशन। ओपन करें ना तो उसमें किया हुआ है, वो वहां से देख लें। नहीं ना, तो मुझे कोई यहां से मैं ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा ना राहील भाई, मैं ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा तो मैं सर देखूंगा कि एंट्री कौन सी है। सर वेट करें, फिर मुझे असाइनमेंट ओपन करने। ये क्वेश्चन नंबर 4 तो मैंने करवाया भी था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4, ये आ गया। लो जनाब, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन है। और अगर आप गौर फरमाएं, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने डबल कॉलम कैश बुक बनाई है, उसने ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं बनाई। जी जरा गौर फरमाएं, अगर आप ट्रिपल कॉलम कैश बुक बना लोगे तो डिस्काउंट, और जो उसने इसमें एंट्रीज पास की हैं जर्नल के अंदर, कि यहां पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन की तरफ चले जरा काइंडली, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू द मेगा लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ओपनिंग बैलेंस। ये लाइन पढ़े जरा, इसका मतलब क्या है? OL मेंटेन 2 कॉलम कैश बुक, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका मतलब है आपने डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं बनानी। डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, उसने क्वेश्चन के अंदर खुद लिख दिया है। जब क्वेश्चन के अंदर वो खुद लिख देगा कि आपने डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, तो फिर जो कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होगी वो जर्नल के अंदर एंट्री पास होगी, वो फिर कैश बुक में नहीं जाएगी। अक्सर तो आई कैप ने ये भी किया हुआ है अपने सजेस्टेड आंसर के अंदर कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बनाई है और डिस्काउंट की एंट्री भी पास की है। ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई उसने खुद लिख दिया है कि आपने डबल कॉलम कैश बुक बनाना। तो जिस जिस जगह पर कैश डिस्काउंट का जिक्र होगा उसकी एंट्री पास होगी, जिस जगह ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र होगा उसकी एंट्री पास नहीं होगी। 2 जुलाई के अंदर गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, 2 जुलाई के अंदर 475,000 अमाउंट है नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। मतलब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम 475,000 से डायरेक्ट लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? 475,000 परचेज डे बुक में लिख देंगे डायरेक्ट। फिर उसने लिखा है 4 जुलाई में गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट 500,000 आफ्टर अ ट्रेड डिस्काउंट 10%। इन दिस रिस्पेक्ट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ 15,000 वर पेड इन कैश। 15,000 हम लिख देंगे कैश बुक के अंदर, और गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट 500,000 आफ्टर अ ट्रेड डिस्काउंट। अब आप इसका सोल्यूशन देख लें। 4 जुलाई का परचेज डे बुक में आना है, परचेज डे बुक के अंदर, सॉरी सेल्स डे बुक के अंदर, ये मेरे भाई देखो पूरा 5 लाख लिखा हुआ है। आप कहते हो, और उसने कहा है कि आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट, हम भी ट्रेड डिस्काउंट के बाद लिखते हैं। किसी भी जगह क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा हुआ, किसी भी जगह। ये डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री पास हुई है, ये कैश डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट अलाउड की एंट्री पास की हुई है, ये भी कैश डिस्काउंट है। किसी भी जगह आप मुझे दिखाएं ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं लिखा हुआ।
वो पेमेंट डिस्काउंट है। पेमेंट डिस्काउंट कैश डिस्काउंट को कहते हैं मेरे भाई। पेमेंट डिस्काउंट कैश डिस्काउंट होता है। चले जनाब, और कोई चीज है तो पूछें। मुझे लगता है आप लोगों ने ये असाइनमेंट पूरी नहीं की। किस किस ने पूरी कर लिया असाइनमेंट ये? और आपसे मैंने एक अहद भी लिया था, आपको याद होगा कि नहीं, कि जनाब आपने सॉल्यूशन कब देखना है, जब आपने अपना क्वेश्चन पूरा करना है, वरना आपके रिजल्ट की जिम्मेदारी आपके अपने सर होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी सवाल जितना मर्जी मुश्किल से मुश्किल हो, जब तक एक दफा पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्यूशन नहीं देखोगे। अगर आप ऐसा काम करोगे तो फेल होने की पहली सीढ़ी है सॉल्यूशन देखकर क्वेश्चन सॉल्व करना। फेल होने की सबसे मेन रीजन यही है। चले जी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। मैं आपको एक दफा बता देता हूं कि जो क्वेश्चन अभी आपने नहीं करने, इसमें से बाकी क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं। इसका अभी क्वेश्चन नंबर 1 आपने नहीं करना। मैं 1 बाय 1, क्वेश्चन नंबर 1 अभी नहीं करना। ये ट्रायल बैलेंस ये हमने एंड पे करना है, जब एक दफा हम एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अभी नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी अभी आपने नहीं करना। जिस जगह ट्रायल बैलेंस बनाना आएगा ना, ट्रायल बैलेंस बनाने वाला आपने काम नहीं करना। ट्रायल बैलेंस बनाने वाला आपने काम नहीं करना, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं करना। अभी नहीं करना, बाद में करेंगे इसको। ओके की बात। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, लाजमी करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं करना, क्योंकि ये भी ट्रायल बैलेंस वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 भी अभी आपने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाना है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 भी अभी आपने नहीं करना, क्योंकि इसका भी ट्रायल बैलेंस बनाना है। और इस दफा ट्रायल बैलेंस के कम चांसेस है वैसे भी पेपर में आने के, हमने करना जरूर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वो कह रहा है परचेज डे बुक बनानी है और सब्सिडरी और कंट्रोल अकाउंट्स बनाने हैं, मतलब ट्रेड पेएबल अकाउंट। ये मैंने आपको सिखाया था कि ट्रेड पेएबल का मतलब ये है कि क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट बनाना है और फिर उन सबका अलग अलग लेजर भी बनाना है। ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई थी। असद का सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, और एक शख्स का सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 12। देखिए, आ जाए जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वो लिखता है कि आपने परचेज डे बुक बनानी है। 2 नंबर का ये सवाल था। फिर उसने कहा है कि कंट्रोल क्रेडिटर्स का कंट्रोल अकाउंट बनाना है। मतलब आप दिमाग में एंट्री पास करते जाओ और जिस जगह क्रेडिटर्स का जिक्र आ रहा है, और फिर सब्सिडरी भी बनाओ, मतलब हर क्रेडिटर का अलग अलग लेजर भी बनाओ। अहमद रजा कह रहा है कि नहीं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इससे लिंक्ड है, तो हो सकता है आई कैप ऐसे डिस्कस कर ले। सब्सिडरी लेजर्स अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके की बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में भी मेरे ख्याल में यही होना है। अगर आप वो कहता है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बनाओ, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट बनाओ और कैश एंड बैंक अकाउंट बनाओ, मतलब कैश बुक बनाओ। और ऊपर में वो कहता है कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री अदर देन कैश बुक, परचेज डे बुक भी बनाना है और सेल डे बुक भी बनाना है।
एंटर द परचेज एंड इन द रिलेटेड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री अदर देन कैश बुक एंड जर्नल, यानी जर्नल एंट्री भी नहीं पास करनी, कैश बुक नहीं बनानी, बाकी सेल डे बुक, परचेज डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक बनाना है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये आज हमने पढ़ना है कि कौन कौन से बुक्स इस्तेमाल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 डेटर्स और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, वही बात आ गई कि डेटर्स और क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। ये अब पहले ये हमारे सिलेबस में होता था, अब ये हमारे सिलेबस में एज सच नहीं है, ठीक है। तो वैसे अगर आपको क्वेश्चन कहते हो तो वो मैं आपको करवा देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा दूं, फिर उसके बाद आप इनमें से जो भी क्वेश्चन कहोगे वो मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन ये तो डेटर्स और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट है, मेन हमारे जो सिलेबस में है वो एक्चुअल में परचेज डे यानी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है, ठीक है। चले जी, सबसे पहले आ जाएं डॉक्यूमेंट्स इन सेल साइकिल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, सेल्स साइकिल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर उसके बाद परचेज साइकिल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, ये हम देखेंगे, ठीक होगी बात। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अब खुद सोचिए जरा, आजा जरा, सेल्स साइकिल के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कौन किस डॉक्यूमेंट की जर्नल एंट्री पास करेंगे। जब भी कोई, अब आप बड़े लेवल पे आ जाएं, सिर्फ छोटी सी चीज सेल ना करें, बड़े लेवल पे आ जाए। जब भी कोई चीज हम सेल करते हैं सबसे पहला काम होता है सेल्स कोटेशन का। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या होता है, सेल्स कोटेशन का। कोटेशन का किसी को पता है? कोटेशन, सेल्स कोटेशन का मतलब ये होता है कि सपोज दैट हमसे 2-4 बंदे आते हैं, कहते हैं यार जो चीज आप बेच रहे हो ना उसकी कोटेशन बना कर दो। हम एक प्राइस लिस्ट बना कर देते हैं उसको कि जनाब हम जो चीज ये बेच रहे हैं उसकी ये प्राइसेस हैं। अच्छा मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमने लेना था एक कंप्यूटर, पहले जब डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे, अब लैपटॉप का इतना जमाना नहीं था तब, तो हम हफीज सेंटर चले गए, 4-5 दुकानों पे गए और उन्हें कहा कि जनाब हमें कोटेशन बना कर दें। अब वो जो कोटेशन बनाकर देता है ना हमें, यानी वो अपनी चीज की स्पेसिफिकेशन बता देता है कि जनाब इतनी रैम होगी, इतनी रोम होगी, इतनी यानी हार्ड डिस्क होगी, या इतना इसका मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन होगी। वो सारी चीजें अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन बताकर और साथ प्राइस लिस्ट भी दे देता है। बिल्कुल एक स्टूडेंट ने बहुत जबरदस्त मैसेज यानी भेजा है कि ये जो हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं कि जब वो हमें मेन्यू देते हैं वो भी एक कोटेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्स कोटेशन ऑफर की जाती है और इसको किसी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती, ना ही किसी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड का मतलब ही यही है कि हमने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किस चीज का रखना है। इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होनी, ओके होगी बात। उसके बाद सेल्स कोटेशन के बाद अगली बात होती है कि अगर सपोज दैट किसी की कोटेशन पसंद आ गई तो उसका अगली जो एंट्री होती है वो होता है सेल्स ऑर्डर। यानी कस्टमर ने हमसे, कस्टमर डिफरेंट 10-12 कस्टमर कोटेशन लेकर गए, उनमें से कुछ लोगों ने हमें सेल्स ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर दिया कि जनाब ये चीजें, सेल ऑर्डर का ये हरगिज मतलब नहीं है, सेल ऑर्डर्स का ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमने चीजें बेच दी हैं। हो सकता है उसने हमसे 4 चीजें मांगी हूं, हमारे पास वो चीजें 3 अवेलेबल हो, तो अभी सेल्स ऑर्डर आया है और सेल्स ऑर्डर की भी कोई एंट्री पास नहीं होती और ना ही हम किसी बुक में इसको रिकॉर्ड करते हैं। पहली सेल कोटेशन, फिर सेल ऑर्डर आ गया,
सेल्स ऑर्डर के बाद अगला है गुड्स डिस्पैच नोट। गुड्स डिस्पैच नोट, इसका मतलब ये जरा इंपॉर्टेंट है। गुड्स डिस्पैच नोट, आप काइंडली 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं भी आता हूं, सिर्फ 2 मिनट। हाफिज आपका साबुन स्लो है क्या? हाँ जी जनाब, गुड्स डिस्पैच नोट की बात हम कर रहे थे। अब गुड्स डिस्पैच का मतलब है आपने अपने गोदाम से गुड्स डिस्पैच के लिए दे दी हैं। मतलब जिसको आपने कस्टमर को भेजनी थी वो आपने कैरियर के जरिए गुड्स निकाल दिए अपने स्टॉक से निकल के, अब ये रास्ते में है, पहुंच गई हैं, अपने गोदाम से निकाल दिए, ठीक है। और इसकी भी कोई एंट्री पास नहीं होती, ये सिर्फ स्टॉक का रिकॉर्ड होता है। ये होता ये है
कि जब वो बंदा कैरियर गुड्स लेने वाला जब देता है तो हम उसके हाथ में एक रसीद दे देते हैं इस बात को कंफर्म करने के लिए कि जी चीजें वाकई निकाल दी हैं। अब अगला गुड है डिलीवरी नोट। वैसे गुड्स डिस्पैच नोट और डिलीवरी नोट एक ही होना चाहिए, लेकिन हमारी बुक में अलग अलग लिखा हुआ है इसलिए अलग बता दिया आपको। इसका मतलब है कि गुड्स उसके पास पहुंच गई हैं, डिलीवरी वो रिसीव कर रहा है, ये एक एक्नॉलेजमेंट है। इसको आप कह सकते हो गुड्स रिसीव्ड नोट। डिलीवरी नोट को आप कह सकते हो गुड्स रिसीव्ड नोट। अब जरा गौर से देखें, अ नोटिस टू द कस्टमर टू इन्फॉर्म देम गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड एंड ऑन देयर वे। ये चीजें निकल गई हैं यहां से भाई। डिलीवरी नोट कहते a note that accompanies the goods, customer will check this to make sure it agree with the sales order। मतलब हमने, वैसे ये दोनों एक ही चीज होते हैं एक तरह के, कि वो कस्टमर चेक कर ले डिलीवरी नोट को और के सेल ऑर्डर जो दिया था वो चीजें पूरी हैं या नहीं है। ठीक है जनाब। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेन काम। इसकी भी कोई एंट्री पास नहीं होती, इसके भी बुक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं लेकिन इनकी बुक्स के अंदर एंट्री पास नहीं होती। और उसके बाद आ जाता है सेल्स इनवॉइस। ये चीज है इंपॉर्टेंट। सेल्स इनवॉइस का मतलब ये है कि ये रसीद है जिसके ऊपर अमाउंट लिखी हुई है कि जनाब इतने पैसे देने हैं या इतने की गुड्स हैं, क्रेडिट पे हैं या कैश पे हैं, व्हाटएवर, और इसको हम लिखते हैं बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स इनवॉइस को देखकर बुक्स के अंदर हम एंट्री पास कर देते हैं। डिलीवरी नोट के बारे में एक बंदे ने कहा है कि रिपीट कर दें। डिलीवरी नोट का मतलब मेरे भाई ये है कि हम एक रसीद देते हैं उसके साथ कैरियर को कि आपने ये सेल ऑर्डर दिया था, हमने चेक करके ये सारी चीजें इसके ऊपर रखवा दी हैं, चेक कर लीजिएगा कि कोई चीज मिस ना हो। सेल्स इनवॉइस का मतलब ये है कि वो गुड्स कितने की थी, इसको देखकर हम बुक्स के अंदर एंट्री पास कर लेते हैं। कहते हैं कि ये होती है रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर फॉर गुड्स डिलीवर्ड। इसके ऊपर डेट भी होती है, डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन भी होती है और पेमेंट टर्म्स भी होती हैं। ये पेमेंट नहीं होती, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट होती है कि इतने के पेमेंट आपने करनी है। सेल इनवॉइस के ऊपर जितने पैसे लिखे होते हैं, चाहे अगर वो 2 महीने बाद उसने पेमेंट करनी है, 1 महीने बाद पेमेंट करनी है, अभी पेमेंट करनी है, वो सब इस सेल इनवॉइस के ऊपर लिखा होता है। अक्सर हम जो चीज खरीदने जाते हैं ना, वो जो हमें देते हैं, हमारे लिए परचेज इनवॉइस होती है, उस बंदे के लिए सेल इनवॉइस होती है, और इसकी हम एंट्री भी पास करते हैं। अगला डॉक्यूमेंट होता है स्टेटमेंट। अगला डॉक्यूमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट मतलब एक तहरीर को कहते हैं। पहले ये स्टेटमेंट बनानी भी हमारे सिलेबस में थी लेकिन अब नहीं है। अब स्टेटमेंट में क्या होता है कि इसके ऊपर लिखा होता है कि अभी स्टिल कितने पैसे रहते हैं, इसकी एंट्री भी पास नहीं होती। स्टिल कितने पैसे हमने अपने कस्टमर से लेने हैं, वो स्टेटमेंट में डाल दिया, इतने पैसे आ गए, इतने पैसे रह गए। वो एक स्टेटमेंट बनाई होती है, जैसे वो पैसे दे देता है माइनस कर देते हैं, मजीद चीजें मंगवाएगा फिर ऐड कर देंगे, उधार पे अगर मंगवाएगा तो अ डॉक्यूमेंट टू शो द कस्टमर द अमाउंट स्टिल ओव्ड एट द पॉइंट इन टाइम। किसी भी वक्त आप स्टेटमेंट को देखोगे, जितने पैसे उसने दे दिए माइनस कर दोगे, जो बाकी बच गए वो लिख देंगे। It will be net amount of all invoices issued less cash received। ओ भाई जितनी इनवॉइसेस दी थी, मतलब जितनी सेल्स की है माइनस जितना कैश हमने रिसीव कर लिया, लेकिन इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। डबल एंट्री पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आता।
एंड लास्ट वन इज क्रेडिट नोट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद मैंने इसके बारे में आपको बताया था, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, या नहीं अभी तक बताया? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में डिस्कशन हो चुकी है या नहीं? वो जाग रहे हो या सो गए हो? अच्छा, अभी तक नहीं डिस्कशन हुई, देख लेते हैं इसकी दोबारा डिस्कशन। बता दे। बता देंगे, दोबारा भी बता देंगे। फिलहाल जब हम, वैसे तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एक बहुत बड़ी टर्म है, उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप क्रेडिट नोट इशू करोगे, मतलब किसी को क्रेडिट नोट दोगे, इसका मतलब है आप उसको कह रहे हो कि आप सेल्स रिटर्न कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सेल्स रिटर्न कर रहे हो। और सेल रिटर्न की एंट्री भी पास करेंगे, डबल एंट्री भी पास होगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर क्रेडिट नोट रिसीव कर रहे हो, इसका मतलब है आप फिर इशू नहीं कर रहे। इशू का मतलब है हम किसी को क्रेडिट नोट दे रहे हैं, और रिसीव का मतलब है हमें कोई क्रेडिट नोट दे रहा है। तो क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब है हम किसी पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं किसी भी वजह से। क्रेडिट नोट का मतलब ये है हम किसी पार्टी को क्रेडिट कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री पास करोगे तो एंट्री पास होती है सेल्स रिटर्न टू डेटर, मतलब किसी डेटर को क्रेडिट करना। तो ये कब इशू किया जाता है? सेल्स रिटर्न के केस में। इसको मैं अलग से बाद में डिस्कस करता हूं, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को। फिलहाल क्रेडिट नोट समझो कि जब सेल्स रिटर्न की जाती है तो ये एक एक्नॉलेजमेंट होती है। तो खत्म हो गए सेल्स के डॉक्यूमेंट्स। दोबारा अब जरा गौर से सुनिएगा। पहली हुई सेल कोटेशन, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। फिर हुआ सेल्स ऑर्डर, उसकी भी कोई एंट्री पास नहीं होती। फिर होता है गुड्स डिस्पैच नोट। आप डिलीवरी नोट और डिस्पैच नोट एक ही समझे, उसकी भी कोई एंट्री पास नहीं होती। इन तीन के बाद होती है सेल इनवाइस, उसकी एंट्री पास होती है। फिर उसके बाद आती है स्टेटमेंट, उसकी भी कोई एंट्री पास नहीं होती। और एंड पे आता है क्रेडिट नोट, उसकी भी एंट्री पास होती है। एक दफा फिर से इन सब के बारे में देख लें और फिर हम इसके बाद चले जाएंगे परचेज साइकिल पे। जी, वो कहता है जी कोटेशन क्या होती है? सेल बिफोर ऑर्डरिंग कस्टमर ऑफन रिक्वायर सेल्स कोटेशन फॉर रिव्यू देयर कंपनी। You create it is as a proposal of your goods and services to a customer। कि एक तरह का ये प्रपोजल होता है कि जनाब ये चीजें हम ऑफर कर रहे हैं, इस प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं। ये होती है सेल कोटेशन। सेल्स ऑर्डर क्या होता है? फ्रॉम द कस्टमर प्लेसिंग एन ऑर्डर, कि जनाब ये चीज हमें भेज दें, इसको देख के। गुड्स डिस्पैच नोट, चीजें भेज दी। डिलीवरी नोट के ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब जो चीजें आपने सेल ऑर्डर की थी वो चीजें डिलीवर हो गई हैं। सेल्स इनवाइस होता है कि आपने रिक्वेस्ट करनी है पेमेंट्स की कि जनाब चीजें आपके पास आ गई हैं, ये रसीद है उसकी, ये हमें पैसे दे दें। स्टेटमेंट, स्टिल पैसे के जितने रिसीव करने हैं वो। और क्रेडिट नोट इशूड, वर्ड लिखा हुआ इशूड व्हेन अ कस्टमर रिटर्न गुड्स एंड द बिजनेस एग्रीड टू दिस, कि एक एक्नॉलेजमेंट होती है कि चीजें हाँ जी वापस हो गई हैं। अब आते हैं परचेज साइकिल पे, ठीक है। और सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, सॉरी क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को भी मैंने डिस्कस करना है। परचेज साइकिल के भी वही ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, थोड़ा सा फर्क है। इसमें एक चीज आप ऐड कर लो, डेबिट नोट, वो मैं बाद में ऐड करवाता हूँ, इसमें नहीं लिखा हुआ और हमारी बुक में भी नहीं लिखा हुआ। इंटरेस्टिंग बात ये है, सबसे पहले परचेज रेक्विजिशन या परचेज ऑर्डर। परचेज रेक्विजिशन, बल्कि परचेज रेक्विजिशन होता है उसके बाद ऑर्डर होता है। परचेज रेक्विजिशन का मतलब ये है कि सपोज दैट आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपने कुछ चीजें खरीदनी है। आप अपने अपने ही कंपनी के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर एक लेटर लिखोगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को या कंसर्निंग डिपार्टमेंट को कि जनाब ये चीजें हमने खरीदनी है। अगर आपने स्टॉक खरीदना है, आप परचेज के मैनेजर को एक
लेटर लिखोगे या एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखोगे कि जनाब इन चीजों की जरूरत है, उसे कहते हैं परचेज रेक्विजिशन, कि ये चीजें रिक्वायर्ड हैं। एन आइटम शुड बी रिक्वेस्टेड फर्स्ट इफ नॉट लाइंग इन द स्टॉक। जो चीज आपके स्टॉक में मौजूद नहीं है, आप उसकी पहले रिक्वेस्ट सेंड करोगे अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर, सप्लायर को भी नहीं देना कुछ। जब वो रेक्विजिशन आएगी फिर कोटेशन एंड अप्रूवल होगी। ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि जब वही कोटेशन और अप्रूवल वही चीज है कि हम डिफरेंट अपने सप्लायर के पास जाएंगे, उनसे कोटेशन बनवाएंगे, उनके प्रपोजल चेक करेंगे, फिर जिसका प्रपोजल हमें पसंद आएगा उसको परचेज ऑर्डर देंगे। पहले रिक्वेस्ट देंगे अपने ही डिपार्टमेंट में, वो डिफरेंट जगह से कोटेशन मंगवा लेगा, फिर हम किसी अपने सप्लायर को ऑर्डर देंगे। आफ्टर सिलेक्शन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ कोटेशन एंड अप्रूवल ऑफ द परचेज ऑर्डर विल बी इशूड। और इनमें से किसी का भी एंट्री पास नहीं करते। लो जी, पहले परचेज रिक्वेस्ट हो गई, फिर कोटेशन हो गई, फिर परचेज ऑर्डर हो गया, और उसके बाद आता है गुड्स रिसीव्ड नोट। परचेज ऑर्डर दिया, सप्लायर ने हमें चीजें भेज दी। जब चीजें हमें भेज दी तो जो बंदा चीजें लेकर आया है ना, वो कहेगा जनाब मुझे साइन करके दो कि आपने चीजें रिसीव कर ली हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि टीसीएस या ओसीएस से कोई चीज आती है तो वो हमसे सिग्नेचर मांगते हैं। वो क्या होता है? होता है कि जी अप्रूवल दे कि आपने ये चीज रिसीव कर ली है। तो गुड्स रिसीव्ड नोट भी यही चीज है कि ये एक अप्रूवल होती है कि जनाब हमने चीजें रिसीव कर ली हैं। सर हमेशा ऑनर तो नहीं साइन करता, कोई और बंदा भी साइन कर सकता है? जो रिसीव करेगा वही साइन करेगा, जो बंदा रिसीव करेगा वही बंदा साइन। और ये जो 4-4, 5-5, 6-6 लाइनें लिखी हुई है ना, ये आपने सब नहीं लिखनी। आपने सिर्फ एक एक लाइन में लिखना है कि परचेज ऑर्डर क्या होता है, कोटेशन क्या होती है। ये सारा रट्टा नहीं लगाना, अपने अल्फाज में लिखनी है बात। हाँ, इसकी ये कंफर्म है कि इसकी भी एंट्री पास नहीं होती। फिर उसके बाद है परचेज इनवॉइस, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट, इसकी एंट्री पास होगी। स्टेटमेंट कि हमने सप्लायर को स्टिल कितने पे करने हैं, इसकी भी एंट्री पास नहीं होती। हमारी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक डेबिट नोट भी होता है, उसकी भी एंट्री पास होती है। और वो क्या होता है? इशूड टू द सप्लायर व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड। वो हम इशू करते हैं जब हम गुड्स सप्लायर को वापस कर रहे होते हैं। पेपर में अभी तक डेफिनेशन इनकी नहीं आई, लेकिन नाम आए हैं और कहते हैं कि जनाब बताओ इसकी डबल एंट्री पास होनी है या नहीं होनी। ये दो बातें पेपर में आई हुई, 2 दफा आई हुई है, ठीक है। और आपने क्या लिखना है? नाम, और आगे एक एक लाइन लिखनी है लाजमी, एक एक लाइन लाजमी लिखनी है, उसका मतलब क्या होता है। वो चाहे आप गूगल करके लिख लें या वैसे मैं मुझे कहते हो तो मैं बता देता हूँ आपको। वो आपने एक एक लाइन लाजमी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये तो हो गया ना हमारा परचेज साइकिल के और सेल साइकिल के डॉक्यूमेंट्स। परचेज साइकिल के और सेल साइकिल के डॉक्यूमेंट्स। अभी एक बंदे ने सवाल पूछा है कि सर हमें बता दें कि डेबिट नोट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। ओ मेरे भाई, अभी तो मैं कह रहा था लिखनी है तो लिख लो। इशूड व्हेन गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। issued when goods returned to the supplier। ठीक हो गया? आपने ये 6-6 लाइनें नहीं लिखनी, आपने सिर्फ एक एक 2-2 लाइनें लिखनी है, बस खत्म। अब आ जाओ जनाब, डेबिट और क्रेडिट नोट के बारे में मैं बता दूं
एक्सप्लेन करके, और क्योंकि आज हमने बस बहुत थोड़ा पढ़ना है ताकि जो लोग रास्ते में हैं, गाँव गए हुए हैं, वो वापस भी पहुंच आए, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज रिसीव हुए हैं कि वो रास्ते में हैं, आ रहे हैं। तो कल हमने वैसे भी नया टॉपिक स्टार्ट करना है, और आप लोगों की क्लासेस का टाइमिंग यही है ना कि सुबह लॉ की क्लास होती है 9 बजे, फिर 10, 10:30 या 10 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास, और फिर 11:30 से 1 बजे ये हमारी क्लास। यही टाइमिंग है ना? पहले हमारी ऑलरेडी जो टाइमिंग चल रही है वो यही है, क्योंकि मेरे भाई अकाउंटिंग के लिए हमें हर हाल में डबल क्लास करनी पड़ेगी, तभी जाकर सिलेबस कंप्लीट होना है और समझ के साथ। जैसे हम पहले मैथ और स्टैट की अलग करते थे, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि हमें डेली बेस पे, अगर हम ये चाहते हैं कि हम मेरे चीजें अच्छी तरह समझ भी लगें, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अभी से 2 क्लासेस डेली बेस पे लिया करें। एक IS 16 और IS 2 को अलग कर लेते हैं कि वो स्टैंडर्ड की क्लासेस हैं, वो बहुत बड़ी क्लासेस हैं, और बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो अलग से हम कर लें। ठीक है? फैसल रहमान कह रहे हैं कि वो सुबह 8 से 9 कर लें। देखते हैं, सुबह 8 से 9 कर लेंगे या कुछ देखते हैं। मैं टाइमिंग देखकर फिर आपसे शेयर करता हूँ कि किस टाइम पे रखना है। तो इसलिए एहसन कह रहा है सारा पिछला रिवाइज करवा दें। पिछला सारा रिवाइज तो अगर टाइम एंड पे बचेगा तो पॉसिबल है, और अभी आप लोग कल से नया टॉपिक शुरू होगा, तो आप नया टॉपिक सीरियस होके ले लें क्लासेस। ठीक है? और बाकी की रिकॉर्डिंग आप सुन लें तो काम हो जाएगा फिर भी। लेकिन ये है कि अब कल से मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 दिन तो ऐसे चलाएं, फिर 1-2 दिन के बाद मैं आपको बता दूंगा कि दूसरी क्लास का टाइम क्या होगा। मेरी कोशिश यही है कि 1 घंटा या सवा घंटा की क्लास हम एक एक्स्ट्रा रख लें अभी से, ताकि बाद में हमारे ऊपर बर्डन कम हो जाए। सर जो नया आप लेक्चर स्टार्ट कराएंगे वो पिछले पे डिपेंडेंट होगा, पिछले नहीं आता होगा तो नहीं आगे नहीं, क्या किसी पे समझ। डिपेंड नहीं होता, बस जनरल एंट्रीज का पता होना चाहिए सबको पहले। ठीक है सर, इसलिए तो कह रहा हूँ रिपीट करा दें, जनरल एंट्रीज ही करा दें रिपीट। जनरल एंट्रीज की रिपीट नहीं हो सकती, वो गूगल ड्राइव मैंने सेंड की हुई है, उसके ऊपर सारे लेक्चर पड़े हैं, जितनी दफा मर्जी सुनो, और वो ठीक है एक्सपायर सर, भी नहीं हुए। यानी उससे पहले बंदा जनरल एंट्री समझ कम कर ले। जनरल एंट्रीज आना जरूरी है, जनरल एंट्रीज के बगैर नहीं हो सकता काम। चले जनाब, तो मैंने 1-2 दिन में ना आपको बताता हूँ कि डबल जो दूसरी क्लास होगी उसकी टाइमिंग बता दूंगा। ठीक है? ताकि ना हमारे पास या तो ऐसा है ना, रात को एक क्लास रख लें कि सुकून से पढ़ें, चिल होके, 1 घंटा चाहे 2 घंटे चाहे 3 घंटे, लेकिन देख लेते हैं कि कोई टाइम रखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि एंड पे फिर हमारा सिलेबस, अगर आप ये सिलेबस खत्म करवाना कोई इशू नहीं है, लेकिन समझ भी तो आनी चाहिए ना हमें। समझ भी तो हमें आनी चाहिए, कि बहुत अच्छी समझ आनी चाहिए, ये नहीं कि ऐसे फजूल में हम पढ़ तो ले लेकिन हमें समझ ही ना लगे। इसलिए डबल क्लास करने का मकसद है कि ऐसा ऐसा वो जो छोटे मोटे टॉपिक है ना वो देख लेंगे। चले, अभी अगली यानी अभी ये डेबिट और क्रेडिट नोट समझ लें। और एक बात ये याद रखें कि मोमेंटम का, कुछ लोग कहते हैं मोमेंटम खराब हो जाएगा, मोमेंटम खराब होने की बातें ना करें मेरे भाई, हमने सिलेबस खत्म करना है, और वो भी अच्छा। सिर्फ सिलेबस खत्म करना हो ना तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ सिलेबस नहीं खत्म करना, वो आप लोगों को आता भी हो। मैंने पूरी पूरी असाइनमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस भी करनी है, और इसके पास पेपर भी और फिर टेस्ट भी सारे डिस्कस करने हैं। ये रजा कह रहा है कि 12:30 से 1:45 तक सर नईम बेग साहब की क्लास होती है हमारी।
आप लोगों की 12:45 की होती है, सुबह 9 बजे होती है क्लास आपकी। अच्छा, कुछ लोगों की क्लास होती है सुबह 9 बजे और कुछ लोगों की क्लास होती है, वो तो मैं देख लूंगा, जहरी सी बात है, हर सारे टाइम्स को देकर ही एडजस्ट करेंगे ना मेरे भाई, सब टाइम्स को देकर ही एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपकी क्लास की टाइमिंग्स जब फ्री हो गए आप लोग तब ही देखेंगे। चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। नेक्स्ट, क्रेडिट नोट के बारे में सुन लें कि होता क्या है अलग से। क्रेडिट नोट इशू भी किया जाता है, या कभी साइलेंट होता है, कुछ नहीं बताया होता, और या लिखा होता है कि क्रेडिट नोट आप रिसीव कर रहे हो। क्रेडिट नोट इशू करोगे तो इसका मतलब है हम किसी को क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिट टू समवन, क्रेडिट टू समवन, किसी को क्रेडिट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप लोग सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करो ना, तो एंट्री पास होती है सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, मतलब ये हम क्रेडिट कर रहे हैं अपने किसी रिसीवेबल को। मतलब अगर क्रेडिट नोट इशू हो रहा है तो मतलब सेल्स रिटर्न की बात हो रही है। ये हमेशा ऐसा नहीं होता, किसी और वजह से भी क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है, लेकिन सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के केस की अगर हम बात करें, अगर सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न की बात करें तो इसके अंदर अगर क्रेडिट नोट इशू किया जाए तो इसका मतलब है सेल्स रिटर्न हो रहा है, और अगर साइलेंट हो तो भी सेल्स रिटर्न। क्रेडिट नोट ना ये बताया हो इशू हुआ है, ना ये बताया हो कि रिसीव हुआ है, साइलेंट हो तो फिर क्रेडिट नोट सेल रिटर्न समझो। और आगे जाकर आप टैक्स में पढ़ोगे, किसी और वजह से भी किसी को क्रेडिट किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि रिटर्न हो, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी तक ये सिर्फ सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के केस में ही आता है। ओके होगी बात, आगे चलते हैं। और अगर रिसीव कर लें, इसका मतलब है कि हमें कोई क्रेडिट कर रहा है तो हम उस बंदे को डेबिट करेंगे, तो जनाब ये फिर होगा परचेज रिटर्न की बात हो रही होगी, इसकी बात हो रही होगी, परचेज रिटर्न की बात हो रही होगी। क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो सेल रिटर्न की बात हो रही होगी, और अगर रिसीव करेंगे तो परचेज रिटर्न की बात हो रही होगी। अब आ जाए डेबिट नोट के ऊपर, ये बात खत्म हो गई। अब हम आते हैं डेबिट एक्सक्यूज नोट। मी सर। जी सर जी, अगर इसको थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में पढ़ें तो मीन्स कि अगर हमने किसी को पैसे देने हैं तो उसको हम कह सकते हैं क्रेडिट नोट? नहीं नहीं, क्रेडिट नोट का मतलब एक्चुअल में ये होता है किसी को कंफर्म करना कि भाई इस वजह से हम आपको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ किसी को पैसे दे दो तो कह सकते हो, किसी को पैसे दे दो तो, लेकिन अभी हम सिर्फ परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की बात कर रहे हैं। सिर्फ कि अगर दोबारा सुन ले, क्रेडिट नोट के बारे में मैंने बताया 3 बातें, इशू करेंगे तो सेल रिटर्न, साइलेंट होगा तो भी सेल रिटर्न, क्रेडिट नोट रिसीव करेंगे तो परचेज रिटर्न का जिक्र होगा। ठीक है, और एक बात और इंटरेस्टिंग बात सुने कि इस केस में अभी हम सिर्फ उसको कंफर्म कर रहे हैं कि सेल रिटर्न होगी या परचेज रिटर्न, अभी पैसे नहीं दे रहे। अगर पैसे दे देंगे तो फिर ये नोट की जरूरत नहीं थी। अगर उसको पैसे दे दें, सेल या रिटर्न परचेज रिटर्न के केस में पैसे भी साथ मिल जाएं, तो फिर इस नोट की जरूरत नहीं होती। इसमें भी वही 3 चीजें, डेबिट नोट इशू करोगे तो क्या करेंगे, साइलेंट होगा तो क्या करेंगे, और अगर रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे।
डन। अब अगर इशू करते हैं, अगर डेबिट नोट इशू करते हैं तो ये परचेज रिटर्न का बात होगी कि हम किसी को डेबिट कर रहे हैं। साइलेंट होगा तो भी परचेज रिटर्न, और अगर रिसीव होगा तो फिर ये सेल्स रिटर्न। क्लियर होगी बात? तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, ये अक्सर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो कल से इंशाल्लाह हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप लोग अपने इस यानी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को कंप्लीट करो। ठीक है, कोई बात नहीं समझ आती तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप करो ताकि उसको हम डिस्कस करें मजीद। ठीक है, और बाकी कल से इंशाल्लाह हम नया टॉपिक शुरू कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।